हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका इग्नो हिस्ट्री BHIC 103 का चैप्टर नंबर 3। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे सातवाहनास के बारे में और साउथ इंडिया के पूरा का पूरा हम देखेंगे कौन कौन सी डायनेस्टीज वहाँ राज कर रही थी। ठीक है। कैसे वहाँ पे कौन कौन से इको जोन्स थे, है ना, और सबसिस्टेंस पैटर्न क्या था, पॉलिटी कैसी थी वहाँ की, लोकल चीफ्स की, सारा देखेंगे। लेकिन ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे। पहले में हम सातवाहनास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और सेकंड में हम तमिलहम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो वो चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो जो आपके साथ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखो, अगर आप एग्जाम के टाइम पे देख रहे हो तो आप फटाफट इसको 1 से 2 बार देख लो, मोर देन इनफ हो जाएगा वो है। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप लिख के आ सकोगे। और जहाँ तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात रही कि हाँ कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो मेरा मानना है कि आपका ये जो क्वेश्चन है, चेक योर प्रोग्रेस, है ना, यही आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक। एक तो ये आते हैं और दूसरा आपका आ सकता है टर्मिनल क्वेश्चंस अगर होंगे तो। ठीक है। इन्हीं दो में से कोई आते हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल क्वेश्चंस है नहीं उतने। तो चेक योर प्रोग्रेस वाले क्वेश्चन ही आप पढ़ लो, साथ में आपको जो असाइनमेंट में क्वेश्चन आए वही, क्योंकि नया है तो इन्हीं से आएंगे क्वेश्चन। अगर पुराने चैप्टर्स पुराना 1-2 बार एग्जाम हो रखा है तब तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, आप वो भी देख सकते हो। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखो, इससे पहले भी हम सातवाहनास के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि सातवाहनास जो है कहीं ना कहीं 1st सेंचुरी BC से उनका राज स्टार्ट होता है डेक्कन में, है ना। अब अगर आप देखो डेक्कन में कौन सी जगह से उनका स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा माना जाता है, जो इंस्क्रिप्शंस मिली है, खास करके नासिक की इंस्क्रिप्शन जो मिली है उससे पता चलता है हमें कि वो वेस्टर्न डेक्कन से उनका राज स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और उनका कहीं ना कहीं मैरिटल रिलेशंस थे महारथीस के साथ। ठीक। तो आप जितनी भी साइट्स देखोगे, मेजर साइट्स, ठीक, सातवाहना से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं आपके कहाँ पे वेस्टर्न डेक्कन में है। वेस्टर्न डेक्कन में होने का एक कारण ये भी था क्योंकि ये वेस्ट कोस्ट के पास था, जैसे भरूच के पास था, है ना। भरूच, कल्याण वगैरह जो कोस्ट थे, सुपारा वगैरह पोर्ट थे, उनके पास था। और यहाँ से इनका ट्रेड होता था मेडिटेरेनियन के साथ। ठीक है। तो इस चलते नेचुरल था कि ये जो सेटलमेंट्स था ये वेस्ट कोस्ट पे ही ज़्यादा होगी और एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा इसी साइड में थी। ठीक है। हालांकि आपको ईस्ट कोस्ट में भी काफ़ी बड़े बड़े सेटलमेंट्स मिलते हैं, इवन आपको साउथ इंडिया में भी बड़े बड़े सेटलमेंट मिल रहे हैं हमें। ठीक। देखो, जो सातवाहनास थे, है ना, सातवाहनास का क्या है कि अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टेट और एक लोकल चीफ्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ये लोग कहीं ना कहीं जो पोस्ट मौर्य पीरियड था, है ना, उसमें डेक्कन की तरफ में अभी भी कहीं ना कहीं सातवाहना से आने से पहले लोकल चीफ्स लोकल लेवल पे ही अपने अपना एरिया का कंट्रोल करते थे। ठीक है। उतना सेंट्रलाइजेशन था नहीं, है ना, एक पावरफुल किंगडम टाइप में नहीं था। लेकिन सातवाहना के आने पर ये एक बड़े लेवल पे किंगडम टाइप में बना। तो स्टेट और जो आपका चिफडम्स है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप देखो, स्टेट्स जो होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं क्या होता है, एक सेंटर होता है जो पावर में होता है, एक सर्टन टेरिटरी के ऊपर उसकी अथॉरिटी होती है ना, फिर उसका कंट्रोल होता है वहाँ के रिसोर्सेज पे, टैक्सेशन सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइज डिफेंस होता है, हाँ, एक ब्यूरोक्रेसी होती है ऑफिशियल्स की, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स होता है उनका। ठीक है। और चिफडम में क्या होता है, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं होता इतना इलाबोरेट, है ना। वो क्या करते हैं, एक हेरिडेटरी उनका होता है, उन्हीं में से वो चीफ चीफ चुन लेते हैं, है ना, एक ट्राइब के ऊपर ही। और ट्राइबल ट्राइबल जैसे होता है ना, ट्राइबल राज, उसी तरीके से होता था चीफडम में भी। किनशिप रिलेशन रहता था आपस में, उन्हीं में से किसी को एक को चीफ चुन लिया जाता था। और वो इन लोगों से जो कुछ एक मेजर प्रॉब्लम्स अगर इंटरनल रहती थी या कुछ बड़ा डिसीजन लेना हो तो मीटिंग रख करके वो लेते थे, है ना। और यहाँ पे कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था रेगुलर टैक्सेशन का, है ना, या पीरियोडिक रेवेन्यू असेसमेंट का, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। वॉलंटरी पेमेंट करते थे, है ना, चीफ वगैरह को ये लोग। ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। सोर्सेज अगर बात करें हम सातवाहना रूलर्स की हिस्ट्री की, तो हमने देखा सबसे बड़े सोर्सेज पुराण्स हैं, है ना, फिर आपके कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, दुनिया भर के मेजरली तो आपके कॉइन्स ही हैं। अगर आप पुराण्स में भी बहुत डिटेल में लिखा गया है, पुराण्स में तो बहुत सारे इनके किंग्स भी नाम भी मेंशन्ड है। बट पुराण्स में जितने
किंग्स का नाम मेंशन है उतने हमें कॉइन्स में नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हम कॉइन को ही मेजरली मानते हैं, ठीक है। और कॉइन्स में जितने किंग्स हैं उन्हीं को माना जाता है कि हाँ ये लोग हैं, ठीक है। फिर इंस्क्रिप्शंस भी हमें बहुत सारे मिले हैं अलग अलग जगह पे, वो इंस्क्रिप्शन से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, पता चलता है सातवाना रूल्स के बारे में। अगर आप कॉइन्स की बात करें तो कॉइन्स कौन कौन से होते थे यहाँ, लेड के, सिल्वर के, और एक कॉपर का एलॉय भी यूज होता था यहाँ पे, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स पे क्या होता था, किंग होता था, किंग का पोर्ट्रेट होता था, फोटो होती थी और उसका नाम भी होता था। फिर हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं बुद्धिस्ट केव्स में बहुत सारी, जहाँ और डोनेशन के रिकॉर्ड्स मिले हैं हमें, है ना, जहाँ पे किंग्स के नाम है, क्वींस के नाम है, ठीक। तो इन सारों को हम कंपेयर करके एक अच्छी से हिस्ट्री बन जाती है सातवानास की, ठीक है। स्टेट फॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें, जैसा कि मैं बता रहा था व्हाट इज स्टेट, है ना, तो आप जानते हो स्टेट के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक पूरा सिस्टम होता है, टैक्स कलेक्शन का, डिफेंस का, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है, एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, टैक्सेशन का होता है, लॉज होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए पुलिस होती है, आर्मी होती है। अब जब इतना कुछ होगा तो वहाँ पे सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी जरूर होगी, है ना, स्ट्रेटिफिकेशन जरूर होगा सोसाइटी में, ठीक है। तो एक ब्यूरोक्रेसी भी है, एक रूल्ड होता है, एक रूलर होते हैं, है ना। फिर उसमें एक ब्यूरोक्रेसी भी आती है जो पूरा का पूरा हेल्प करती है स्टेट को रेवेन्यू जनरेट करने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने में, है ना। एंटीसीडेंट्स, अब देखो आप जो वेस्टर्न डेक्कन की बात करो तो यहाँ पे ना कहीं चालकोलिथिक सेटलमेंट्स भी बहुत मिले हैं। वो सेकंड मिलेनियम बीसी से मिले हमें, मतलब 2000 बीसी से हमें मिलना चालू हो जाते हैं चालकोलिथिक सेटलमेंट, ठीक है। ईस्टर्न डेक्कन में ऑक्यूपेशन कहीं ना कहीं फर्स्ट मिलेनियम की सेकंड हाफ में शुरू हुआ, लगभग 500 बीसी के आसपास में शुरू हुआ। वो भी किन्होंने शुरू किया, आयरन यूजिंग कम्युनिटीज ने शुरू कर दिया था, है ना। और धीरे धीरे ये लोग विलेजेस बनाने लग गए और फिर ट्राइब्स आके यहाँ रहने लग गई, है ना। आप देखो तो एपिक्स जो महाभारत है, रामायण है, ये पुराण है हमारे, उनमें भी बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में मेंशन है। जैसे उन्होंने मेंशन है आंध्रास, सबरास, पुलिंदास के बारे में मेंशन है जो डेक्कन में रहती थी। ऐसे ही हमें अशोक की इंस्क्रिप्शन से भी काफी कुछ मिला, ठीक है। लेकिन हम्म, लेकिन जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड आया, है ना, तो यहाँ पे धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हुए। लेकिन ये जो चेंजेस थे ये कहीं ना कहीं मौर्यन काल से ही शुरू हो गए थे, ठीक है। मौर्यस क्या चाहते थे, उनको पता था कि जो डेक्कन का एरिया है यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड है, डायमंड है, जेम के माइंस है यहाँ पे, है ना। तो वो लोग ये चीजों को वहां से अपने यहाँ मगध में लाना चाहते थे, है? तो अगर वो इन एरियाज में आकर के ये चीजें एक्टिविटी करेंगे तो कोई तो करेगा ना उनको, तो कुछ एक लोग होंगे जो ये चीज में डील करते होंगे। तो वही हुआ, यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट साइट्स बन गई, है ना, जैसे धरनीकोटा बना गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। इसी तरीके से और भी बने, कराड़ बना, ठीक। तो और सातवाहनास के ना बहुत ही ज्यादा लोकल चीफ्स के साथ भी रिलेशंस थे, इवन मैरिटल रिलेशंस भी थे, जो मैंने आपको बताया है ना, महारथीस के साथ। जोग्राफिकल बैकग्राउंड की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, अभी हमने पढ़ा वेस्टर्न घाट से लेकर ईस्टर्न घाट तक, इवन आपका आ, पूरा का पूरा साउथ आप इनके अंडर में था कहीं ना कहीं। हम्म। सातवाना हिस्ट्री की बात करें हम, ठीक, कि सातवाना की हिस्ट्री क्या है, तो देखो सबसे पुराना जो था सातवाना, पुराण के में जो मेंशन है, सबसे पहला राजा इनका सिमुक हुआ, ठीक है, जिसने सातवाना पावर को स्टैब्लिश किया। फिर उसका भाई हुआ कान्हा, ठीक, जिसका नाम नासिक इंस्क्रिप्शन में भी है। उसके बाद बहुत सारे रूलर आए, ठीक है ना, जो हमें नानाघाट इंस्क्रिप्शन से मिलता है। नानाघाट इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया था, नैनिका, क्वीन नैनिका ने कराया था। और आप जानते हो क्वीन नैनिका महारथी से ही परिवार से आई हुई थी, ठीक है। और क्वीन नैनिका किसकी विडो थी, सतकर्णी की थी। और नैनिका बहुत पावरफुल थी, उसने वैदिक सेक्रीफाइसेस भी कराए थे, ठीक। और नानाघाट एक बहुत ही मेजर पास था जो कि कनेक्ट करता था जुनार को
कोस्ट से, है ना, वेस्ट कोस्ट से। अब देखो इन नाना घाट केव्स में ना पहले राजाओं के फोटोज भी बने हुए थे तराश के, लेकिन धीरे 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 विद टाइम के साथ ये बर्बाद हो गए। अब खाली उनका नाम थोड़े बहुत मेंशन है, ठीक, जो लेबल बनाया हुआ था उनके नाम के ऊपर में। सॉरी। अब इन इंस्क्रिप्शन से ना हमें बहुत कुछ पता चलता है, इनकी जो जीनोलॉजी है ना, ये कौन कौन से राजा थे, इनके बारे में काफ़ी अच्छा पता चलता है। इवन हमें ये भी पता चलता है कि इनके सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे, इन्होंने किन किन के ऊपर जीत हासिल की, और ये क्या क्या कैसे कैसे टैक्सेस लेते थे, ये सारी जानकारी हमें इन में लिखी हुई है, ठीक है। इन्हीं एपिग्राफ में लिखा हुआ है कि आपका गौतमी पुत्र जो था, उसने उनकी खोई हुई जो पावर थी शत्राप्स के साथ, है ना, वेस्टर्न शत्राप्स के साथ, उनको हरा करके कहीं ना कहीं फिर से अपने ग्लोरी को पहुंचाया है, ठीक। फिर हमें एक नहापन शत्राप था, उसके सिक्कों पे काउंटर स्ट्रक किया गया था, ठीक है। तो ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनको हराया गया था, उनके उनके एरिया को भी अपने एरिया में लिया गया था। एक किताब बहुत ही फेमस है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, उसमें भी मेंशन्ड है राइवलरी बिटवीन शत्राप्स और सातवाहनास के। वो लिखता है कि ग्रीक्स के शिप जब कल्याण में एंटर करते थे, है ना, तो उनको गार्ड रहते थे उनके लिए, ठीक है, ताकि कोई उन पर अटैक ना कर दे भरूच पोर्ट आने के लिए, ठीक है। अब ये इतना ज्यादा लुक्रेटिव बिजनेस था फॉरेन का कि हर कोई चाहता था हमारे अंडर में रहे। शत्राप चाहते थे हमारे अंडर रहे, और सातवाहन चाहते थे हमारे अंडर रहे, तो दोनों के बीच लड़ाई रहती थी। तो लेकिन गौतमीपुत्र सतकर्णी बहुत ही जबरदस्त राजा था, उसने काफी अपना एरिया को भी एक्सटेंड किया। इवन आंध्रा जो आज का है वो पूरा का पूरा उसने कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद उसका बेटा होता है पुलमावी, वो भी जबरदस्त राजा था, बहुत पावरफुल राजा था, और उसने भी काफी एरियाज को जीता ईस्टर्न डेक्कन में, ठीक है। और इसी के टाइम पे हमें कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन मिलते हैं अमरावती में, ठीक है? फिर एक मोस्ट पावरफुल, एक और पावरफुल जो राजा हमें नाम मिलता है, यशस्वी सतकर्णी। वो लास्ट इंपॉर्टेंट सातवाहन रूलर था, बाकी उसके बाद जो हुए छोटे मोटे वो कहीं ना कहीं आंध्रा रीजन में धीरे धीरे दम तोड़ गए, ठीक है। और हमें सातवाहना के कॉइन्स मिलते हैं जो बाइलिंगुअल हैं काफ़ी हद तक, और उनमें कहीं ना कहीं प्राकृत लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया है, ठीक। प्राकृत का साउथ इंडियन लैंग्वेज भी यूज़ की गई है। साउथ इंडियन लैंग्वेज कौन सी है ये कहना मुश्किल है, कोई स्कॉलर्स कहते हैं तमिल है, कोई कहते हैं तेलुगु है, ठीक है। अब शत्राप्स के साथ साथ ना उस जमाने में कलिंग का राजा खारवेल भी था, ठीक है। उसके साथ भी इनकी लड़ाई थी सतकर्णी वगैरह की, ठीक है। और ये जो था, कहा जाता है कि खारवेल ने वेस्ट में अपनी आर्मी भी भेजी थी, और कहीं ना कहीं उससे सातवाहना को बहुत क्षति भी हुई थी, ठीक है। आप ये देखो सातवाहना का पूरा एरिया कितना बड़ा था, है ना। और प्रतिष्ठान करके एक जगह थी जिसको आज का पैठन बोला जाता है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है पैठन जगह, ठीक है। वहाँ पे ये लोग वहां से कैपिटल चलाते थे कहीं ना कहीं, ये पूरे वो इनकी कैपिटल टाइप में थी, ठीक है। सेटलमेंट पैटर्न अब देखो कहाँ कहाँ सेटल थे ये लोग। तो सातवाहना के जो हमें इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है मेजरली कि कहाँ कहाँ थे। वेस्टर्न डेक्कन में सातवाहनास अपना मेजरली रूल चलाते थे, है ना। सेकेंड सेंचुरी बीसी का आपका इंस्क्रिप्शन मिलते हैं पुत्र सतकर्णी का, नासिक इंस्क्रिप्शंस, जो कि हमें बताते हैं कि सातवाहना किंगडम कितनी फैली हुई थी। उसमें मेंशन किया हुआ है कि ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में कौन कौन से उनके एरियाज थे, ठीक है। ये पूरे जो एरियाज थे ना जिन जिन पे सातवाहनास का राज था, उनको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, जिनको बोलते थे वो आहार्स, ठीक। 5 आहार्स का मेंशन है इंस्क्रिप्शन में। गोवर्धन आहार नासिक के अराउंड, सोपारका आहार वेस्ट कोस्ट में, मामाला आहार पुणे सतारा डिस्ट्रिक्ट के आसपास का एरिया, सातवाहनी सातवाहनी हारा बेल्हारी डिस्ट्रिक्ट, और कापुरचरा ये शायद गुजरात में था, ठीक। वेस्ट कोस्ट की बात करें तो वेस्ट कोस्ट पे आप जानते हो बहुत सारे
पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, जैसे भरूच, कल्याण, सोपारा, चौल, है ना, और भी पोर्ट्स थे नीचे कोंकण तक में, लेकिन ये मेजर पोर्ट थे। अब इन पोर्ट्स से ना बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, खास करके मेडिटेरेनियन के साथ। और एक टेक्स्ट बुक लिखी गई थी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एनोनिमस ग्रीक सेलर। इसका राइटर कौन है कोई नहीं जानता, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपके यूपीपीसीएस में भी आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें बताया है कि ये वाला जो एरिया था बहुत डिफिकल्ट था शिप्स के लिए आने में भी। जो गल्फ ऑफ कैम्पे से इंटर करते थे वो भरूच आने के लिए, तो उस जमाने में भी क्या होता था, एक पायलट आता था, ठीक, जो रॉयल फिशरमैन होता था डिस्ट्रिक्ट का, वो आता था गाइड करने के लिए उनको कैसे आना है। और आपने अभी पढ़ा कि शत्राप और सातवाहनस की दुश्मनी थी मैरीटाइम ट्रेड कंट्रोल करने के लिए, है ना, खास करके भरूच और कल्याण का पोर्ट के लिए। फिर इनलैंड सेटलमेंट की बात करें तो इनलैंड सेटलमेंट में आप देखते हो नासिक, जुनार के आसपास का एरिया, कारले तक, फिर कोल्हापुर का एरिया, ये सब एरिया में भी काफ़ी कुछ बसे हुए हैं। ये देखो पूरा का पूरा ना आपका मैप दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ वो लोग बसे हुए हैं। ये आप याद रखना कहीं ना कहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अच्छा, ठीक। देखो कुछ एक इतने इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आप देखो पैठन उनकी कैपिटल थी, है ना। फिर आपका टेर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक। और पैठन पहले 4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, गोदावरी नदी के पास है। और यहाँ से काफ़ी हमें मिले हैं सिक्के, मोल्ड्स, टेराकोटास, पॉटरी वगैरह मिले हैं हमें, ठीक है ना। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट था टेर। टेर कहाँ पे है ये देखो, टेर टेर टेर, ये रहा टेर, है ना। तो टेर जो था आपका मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया में था, ठीक। यहाँ से जो एक्सकवेशन से एविडेंसेस मिले वो हमें मिले हैं वुडन फोर्टिफिकेशन के, ठीक। बहुत सारे वैट्स मिले हैं, नंबर ऑफ वैट्स मिले हैं जो कि क्लॉथ को डाई काम करने के काम आता था। फिर इवोरी फिगरिन मिला है हमें, जो कि पोम्पाई के स्पेसिमेन से सेम टू सेम मिलता जुलता है, तो ये आप याद रखना टेर का, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट साइट मिली है ब्रिक के चैत्य, ब्रिक चैत्य मिला है, जो कि कहीं ना कहीं पहले ब्राह्मणिकल टेम्पल से मिलता जुलता है, ठीक है, इसको ब्राह्मणिकल टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो टेर हो गया। फिर और इम्पोर्टेंट जो है वो आप देखो कौन कौन सा है। महेश्वर इम्पोर्टेंट साइट उज्जैन से जुड़ी हुई थी, ठीक है। फिर आपका है एक भोकरदन। भोकरदन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भोकरदन के लोगों ने ना कहीं डोनेशन दिया था भरूच और सांची के जो बुद्धिस्ट केव्स थे उनके लिए भी, ठीक है। और यहाँ पे शेल और आइवरी वर्किंग बहुत ज़्यादा होता था भोकरदन में। फिर कराड़ एक इम्पोर्टेंट साइट है। कराड़ कहाँ पे है देखिए आप, कराड़ मैंने देखा था, कहाँ 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 गया कराड़ यार, ये देखिए ये कराड़, ये रहा कोल्हापुर के पास में है कराड़, ठीक। कराड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, और यहाँ पे बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं काफ़ी सारे, और कोल्हापुर के बहुत पास था, ठीक है। यहाँ से ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे मिले हैं हमें, ठीक। कुछ एक तो स्टैचू ऑफ पोसाइडन जैसा मिला है, ये भी याद रखना है आप, इसी चलते ये फेमस है, स्टैचू ऑफ पोसाइडन जैसा मिला है कराड़ से, ठीक है। फिर कुछ एक कार्ड्स मिले हैं, ब्रॉन्ज वेसल्स मिले हैं जो कि लोकली मैन्युफैक्चर होते थे। अ, फिर उसी के बगल में बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, साइट है वड़गांव माधवपुर, ठीक। वहाँ से एक्सकवेशन में हमें बहुत सारे क्वाइंस और एंटीक्विटी की चीज़ें मिली हैं। फिर उसके साउथ में एक जगह है बनवासी करके, ठीक, वहाँ से भी हमें सातवाना इंस्क्रिप्शन मिलता है, और ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट था, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेटलमेंट्स के बारे में लिखने के लिए आ जाए कि आप कहाँ कहाँ सेटलमेंट के बारे में लिखे सातवाना के, तो आप इन जगहों के नाम याद रखिए और वहाँ क्या मिला वो भी आप याद रखिएगा। थोड़ा सा टफ है बट याद रखना पड़ेगा, नोट्स बना लो, लिख लो, है ना। जैसे कराड़ क्या क्या मिला डैश उसके आगे, ठीक। बेलगांव के में क्या मिला वो लिख लिया उसके आगे। फिर अगर हम ईस्टर्न की बात करें, ईस्टर्न साइड में अमरावती एक इम्पॉर्टेंट साइट था, ठीक। करीमनगर इम्पॉर्टेंट साइट था। करीमनगर में तो करीमनगर में हमें बहुत सारे साइट्स मिलते हैं करीमनगर के रीजन में, ठीक, बहुत सारे सेंटर्स मिले हैं। एक सेंटर तो हमें मिला है हैदराबाद से 70 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में कोंडापुर, ठीक।
इस साइड पे एक्सकवेशन करने पे हमें बहुत सारे कॉइन्स मिले, टेराकोट्टास मिला, इवन स्ट्रक्चर्स मिले जो कि ब्रिक्स से बने हुए थे। ठीक, ब्रिक्स से बने हुए और उनमें कौन सा मोटार यूज किया हुआ था? मड का मोटार भी यूज किया हुआ था। फिर एक स्मॉल विलेज है पेड्डाबंकुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हुआ करता था सातवाना पीरियड में। ठीक, ये 30 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है और 10 किलोमीटर फ्रॉम पेड्डाबंकुर एक फोर्टिफाइड साइट भी मिली है, शुलिकत्ता। ठीक, इसके चारों तरफ मड का रैम्पेट है, रैम्पार्ट है। एक्सकवेशन से पता चला है कि यहाँ पे ब्रिक्स का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी मिला। ठीक है, शुलिकत्ता में। फिर एक और इम्पोर्टेंट साइट कोटालिंगाला है। ठीक, ये तेलंगाना में आज के, यहाँ से भी हमें काफी सारे कॉइन्स मिले, मड का फोर्टिफिकेशन, ब्रिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं हमें यहाँ। लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन स्लैग और ओर मिला है इस साइड से। कहाँ से? ये आपका कोटालिंगाला से। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन स्लैग एंड ओर मिला है। कहाँ से? कोटालिंगाला से। ये जरूर लिखना आप। ठीक, फिर और कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है? अमरावती, धरनीकोटा तो हमने पहले से ही पढ़ा था, है ना। धरनीकोटा तो इम्पोर्टेंट था ही, क्योंकि यहाँ से जब वो जेम्स वगैरह ले जाते थे मगध, मगध के लोग, तब से ही इम्पोर्टेंट है धरनीकोटा तो। हम्म, फिर और इम्पोर्टेंट साइट्स कुछ एक जो है आपके विदर्भ एरिया में, सेंट्रल जो इंडिया का रीजन है, वहाँ पे है पन्नूर, पनवार, पौनी, मंधाल, भाटकुली एंड आदम आदम। ये सारे भी इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक, सातवाना पीरियड के, लेटर पीरियड के, 4th सेंचुरी कॉमन एरा के, 400 कॉमन एरा के आसपास के। ठीक, तो अब आगे का हम देखें कौन सा है और कौन सी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट थी सातवाना में। सातवाना पीरियड की एक बात देखो तो आप फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स आपको बहुत सारे मिलती है ना। और यहाँ पे जब हम एक्सकावेशन किए कुछ एक साइड से, तो वहाँ पे हमें क्वालिटी कंस्ट्रक्शन भी दिखता है, जहाँ पे ब्रिक्स का यूज किया जाता था, है ना। और ब्रिक्स के साथ साथ मड प्लास्टर भी यूज किया जाता था। कुछ एक एरियाज में तो जो फ्लोर्स थे, है ना, वो रैम्ड क्ले के होते थे, मतलब क्ले को दबा दबा के बनाया गया था। ठीक है, और जो घर की छतें होती थी उनको, जैसे आज के डेट में पिलर होता है, तो वहाँ पे लकड़ी के पिलर होते थे। ठीक है, और ऊपर से टाइल्स होती थी। आज की डेट की भी जो रेलवे लाइन है भोरघाट से पास जो होती है, बॉम्बे पुणे को कनेक्ट करती है, वो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट केव्स के आसपास से ही गुजरती है। कुछ एक जो बुद्धिस्ट केव इस रूट पे आती हैं वो है आपके शिरलावाड़ी, बेटसा, भाजा, कारले, आंबीवाले और कोंडाने। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन सातवाना का बहुत सिंपल था, हमारे जैसा नहीं था। इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि मिनिस्टर्स होते थे, उनके अलग अलग फंक्शंस थे। कुछ मिनिस्टर ट्रेजरी के ऑफिसर थे, कुछ रिकॉर्ड्स रखते थे, लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह रखते थे। एग्जैक्ट कितने मिनिस्टर थे ये मुश्किल है, नहीं पता चला रिकॉर्ड से हमें, इंस्क्रिप्शन से। लेकिन मिनिस्टर्स की जो थी हेरिडेटरी नहीं होती थी अपॉइंटमेंट। ठीक, ऊपर से उनको पे किया जाता था कैश में, रेवेन्यू कलेक्ट जो होता था उससे। जो रेवेन्यू होता था उसका कलेक्शन दोनों फॉर्म से होता था, ट्रेड से भी और एग्रीकल्चर से भी। ठीक, सातवाना रूलर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डोनेशन भी करते थे। ठीक है, और इवन कई बार वो लोग पूरा ब्राह्मण को डोनेशन करते थे बहुत ज़्यादा, या फिर बुद्धिस्ट संघ को बहुत ज़्यादा डोनेशन किया करते थे। और ये प्रैक्टिस पे फर्दर गुप्त पीरियड में भी दिखने को हमें मिलती है। लैंड रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता था उस जमाने में भी, है ना, क्योंकि मेजरली तो लैंड रेवेन्यू तो हमेशा ही चलना था, ट्रेड ऊपर नीचे होता रहता, लेकिन लैंड रेवेन्यू तो हमेशा चलते रहना था। तो लैंड रेवेन्यू को बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया जाता था। इवन जब लैंड को डोनेट वगैरह किया जाता था तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको रिकॉर्डिंग होती थी। इवन कई बार कॉपर प्लेट पे या क्लॉथ पे रिकॉर्ड करता था मिनिस्टर खुद, और जिसको दिया जाता था डोनी को, और उसको डोनी को डोनेट ये रिकॉर्ड दिया जाता था। ठीक है, और एक रिकॉर्ड कीपर होता था जो पूरा मेंटेन करता था डोनेशंस का रिकॉर्ड भी।
अब उस ज़माने में भी लोग यही चाहते थे, जैसे मौर्य चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा, जंगल काफ़ी था, तो वो चाहते थे कि भाई तुम जंगल काटो, और काट करके अगर तुमने प्लॉट बनाया तो वो तुम्हारी लैंड हो जाएगी। तो वो इस तरीके से इनकरेज करते थे, क्योंकि अगर कोई काट करके लैंड बनाएगा, एग्रीकल्चर करेगा, तो एग्रीकल्चर पर तो टैक्स तो देगा ही, और ये लैंड उसकी होगी लेकिन टैक्स तो भरेगा। तो इस चलते वो लोग बड़ा इंकरेज करते थे कि तुम लोग यार काट के एग्रीकल्चर करो और हमें टैक्स दो। ठीक। अब उस जमाने में जो ट्रेड था वो कहीं ना कहीं गिल्ड्स चलाते थे मेजरली, जो बैंकर की तरह काम करते थे, और स्टेट भी पूरी कोशिश करता था कि ये जो ट्रेडर्स हैं इनको पूरा प्रोटेक्शन दी जाए, हाईवेज जो होते थे उन पे उनको सिक्योर किया जाए, है ना, इनको लूटपाट ना हो, रेस्ट हाउसेस बनाए हुए थे उनके लिए। तो ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था उस ज़माने में भी। ठीक है। सोसाइटी के बारे में अगर बात करें हम कि सोसाइटी कैसी थी उस ज़माने में, तो देखो सोसाइटी कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में कैसे सोसाइटी है, आज भी सोसाइटी जो चल रही है वो अ, पुराण ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के हिसाब से चल रही है ना, और पैतृक होती है, फादर के होती है। बट आप देखो उस जमाने में कैसी थी, जो सातवानास की है, वहाँ माँ का नाम हमेशा यूज होता है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना, या फिर अ, हाँ, तो मतलब हर जगह माँ का नाम आपको पहले दिखने को मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये लोग ब्राह्मणिकल जो ट्रेडिशन थे उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, है ना। फिर इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा हुआ है कि हम लोग यूनिक ब्राह्मण हैं, इन्होंने कि क्षत्रियास के प्राइड को क्रश किया। मतलब एक तरीके से जो नॉर्थ में एक कंसेप्ट था कि हाँ भाई क्षत्रियास ही रूल करेंगे, वहाँ उल्टा था। सातवाहनास अपने आप को बता रहे हैं कि हम ब्राह्मण थे, ठीक है, और हम राज कर रहे हैं। फिर हमें दिखता है कि हाँ, जो सोसाइटी थी वहाँ हर कोई डोनेशन कर रहा था, ठीक है, राजा तो करता ही था, इवन जो सोसाइटी के दूसरे क्रॉस सेक्शन के लोग हैं वो लोग भी डोनेशन करते थे, है ना, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, है ना, यहाँ तक कि जो आर्टिशियंस लोग थे वो लोग, और क्राफ्टमैन थे वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस करते थे। इससे पता चलता है कि हाँ उस ज़माने में जो ट्रेड वगैरह चल रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा कमाई थी, बहुत ही ज़्यादा कमाई थी, है ना, अच्छी ज़िंदगी इनकी चल रही थी, और लोगों को उनके ऑक्यूपेशन के नाम से जाना जाता था, उनकी कास्ट के नाम से नहीं जाना था जाता था, एज अगेंस्ट नॉर्थ इंडिया में, है ना। फिर हमें और क्या पता चलता है उस ज़माने के बारे में, यवंस के बारे में पता चलता है कि बहुत ज़्यादा यवंस यहाँ आते थे। अब पहले यवन सिर्फ ग्रीक्स के लिए यूज किया जाता था वर्ड, है ना, लेकिन बाद में यवंस किसी भी फॉरेनर के लिए नाम यूज करने लग गया। हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शन से कि बहुत सारे यवनों ने प्राकृत नाम रख लिए थे, और बहुत सारा डोनेशन देते थे वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को, ठीक है, वुमेन्स भी डोनेशन देती थी, ठीक। एक मानी हुई क्वीन है सातवाना की, नैनिका, उसने बहुत सारे वैदिक सेक्रीफाइसेस किए, लास्ट डोनेशन दिया ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, ठीक। हम्म, ठीक है। रो अब देखो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में क्या होता था, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में जो मॉन्क्स और नन्स रहती थी, अब उनका माना जाता था कि उनके जीवन बड़ा सादा सा है, थोड़े बहुत कपड़े और एक भिक्षु का बाउल होता था उनके पास, है ना। लेकिन धीरे धीरे उनको इतना ज़्यादा डोनेशन आने लग गया, इतना ज़्यादा डोनेशन आने लग गया सातवाना के टाइम पे, कि आप देखो हमें ये तक अ, मिलते हैं सबूत कि वो लोग भी डोनेशन करने लग गए, बुद्धिस्ट मॉन्क और नन्स भी डोनेशन करने लग गए फर्दर। हद देखो, है ना, कहीं कभी वो डोनेशन इतना लेते थे लेकिन अब वो इतना ज़्यादा उनके पास डोनेशन आता कि अब वो लोग भी डोनेशन करने लग गए, ठीक है। और उनके और इतना ज़्यादा पैसा आने की वजह से ही कहीं ना कहीं आप देखो अजंता और ट्रेड इतना ज़्यादा फल फूल रहा था मेडिटेरेनियन के साथ सातवाना के टाइम पे, कि इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए इतनी ज़्यादा केव्स बना डाली पूरे वेस्टर्न में, अ, जो घाट्स है उनमें। अब देखो अजंता एलोरा केव्स कितनी सारी हैं, है ना, और कितनी मानी हुई है, और साथ में और भी बहुत सारी छोटी बड़ी केव्स बनी हुई हैं आपकी, ठीक है। मुंबई में केव्स हैं, और नासिक वगैरह में केव्स हैं, बहुत बहुत एक्सटेंसिव टाइप में केव्स का निर्माण हुआ उस जमाने में, ठीक। तो ये था आपका पूरा सातवानास के बारे में। होप आपको समझ में आ गया हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके बुक में जो भी दिया हुआ है पूरा टॉपिक कवर करूं, कुछ भी ना छोड़ूं, और कुछ छूट गया हो तो आप मेरे को बताना। बट हाँ,
ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर टाइम हो तो किताब जरूर पढ़ लेना, ठीक है। किताब पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको, आप तेजी से पढ़ सकते हो क्योंकि आपने पूरा लेक्चर सुन लिया, बट किताब जरूर पढ़ लिया करो। किताब पढ़ने से आपके दिमाग में छप जाती है बातें, ठीक है ना। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि किताब पढ़ा करो। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तमिल हम के बारे में डिटेल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।